नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थर्ड ईयर के चैप्टर जो हैं प्लेटो से शुरुआत करी थी। प्लेटो का आदर्श राज्य जो कि इस वीडियो में हम पढ़ना चाहते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य से पहले मैंने आपको प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। प्लेटो के दर्शन का प्रमुख जो आदर्श था या प्लेटो के दर्शन का प्रमुख चिंतन का जो प्रमुख इकाई है वो आदर्श राज्य की स्थापना करनी है। इस आदर्श राज्य को पाने के लिए प्लेटो बहुत से सिद्धांतों के बारे में बताता है, जैसा कि न्याय सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है, साम्यवादी सिद्धांत है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत है। या हम यूँ कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो सबसे पहले इनके आदर्श राज्य की बात करते हैं अपन। इस आदर्श राज्य में न्याय आएगा, न्याय के बाद में शिक्षा का जो सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत हो गया, साम्यवाद, और अगला सिद्धांत होगा दार्शनिक राजा का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के माध्यम से प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। हम इस वीडियो में प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे एक लॉजिक है या एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि प्लेटो के समय में प्राचीन यूनान के अंदर वहाँ का जो शासन व्यवस्था थी उसमें अराजक व्यवस्था व्याप्त थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के समय के यूनान में 30 आतताइयों का शासन था। उसने उपस्थित बुराइयों तथा अराजक स्थिति का उपचार करने के लिए अपने आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत करी। इस तरह उसने तत्कालीन यूनानी समाज को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया। अब इसका मतलब यह हुआ कि प्लेटो के समय में यूनानी समाज में अराजक व्यवस्था व्याप्त थी, अर्थात 30 आतताइयों का शासन था। उस शासन से उस जनता को छुटकारा दिलाने के लिए प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की। उसने बताया कि शासन का अधिकार ऐसे ज्ञानी दार्शनिकों को होना चाहिए जो निस्वार्थ होकर शासन कार्य कर सकें। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य आत्मा से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार राज्य के सभी कार्यों की उत्पत्ति उन्हें बनाने वाले मनुष्यों की आत्माओं से होती है। प्लेटो के शब्दों में राज्य ओक वृक्ष या चट्टानों से नहीं बनते हैं, अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से ही राज्य का निर्माण होता है। अर्थात हम यूँ कहें कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसको बनाने के पीछे वहाँ के समाज की अराजक व्यवस्था थी। अब इस आदर्श राज्य के अंदर शासक कैसा होना चाहिए? शासक प्लेटो के अनुसार ऐसा ज्ञानी दार्शनिक होना चाहिए जो विवेकशील हो और सभी प्रकार के शासन कार्य वो अच्छी प्रकार से कर सके। अब उन्होंने आगे बताया कि जो राज्य है वो चट्टान से नहीं या ओक वृक्ष से बने हुए नहीं, अपितु उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। अर्थात राज्य के अंदर या समाज में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनका चरित्र प्लेटो के अनुसार उत्तम होना चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 गुण, चूँकि प्लेटो आत्मा के 3 गुणों की व्याख्या करता है। प्लेटो ने अपने जो आदर्श राज्य की व्याख्या करी है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें इन्होंने आदर्श राज्य के बारे में बताया है। अब आगे प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 गुण होते हैं। काम, पहला जो गुण है काम एवं क्षुधा, जिसमें हम राग द्वेष, भूख प्यास, इस प्रकार की इच्छाएं वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात काम और भूख जो एक आत्मा का गुण है ये उत्पादक वर्ग में पाया जाता है। दूसरा जो आत्मा का गुण है विवेक, अर्थात विवेक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने में तथा प्रेम कराने में सहायक होता है। ये जो गुण है वो प्लेटो के समाज का प्रमुख जो वर्ग है शासक वर्ग, उसमें पाया जाता है।
तीसरा जो आत्मा का गुण है उत्साह या साहस। उत्साह आज शौर्य यह मनुष्य में लड़ने की भावना बनाता है, साहस और स्पर्धा के भाव को उत्पन्न करता है। अर्थात जो साहस या उत्साह, शौर्य, वीरता नामक जो आत्मा का गुण है उस सैनिक वर्ग में प्लेटो ने बताने की कोशिश की है। आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले प्लेटो के अनुसार 3 महत्वपूर्ण तत्वों की बात बताई गई है, जिसमें पहला तत्व है आर्थिक तत्व। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि एक निर्माण, आदर्श राज्य के निर्माण में किन किन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। तो पहला जो है आर्थिक तत्व है, दूसरा है सैनिक तत्व है और तीसरा है दार्शनिक तत्व। हम पहले तत्व पर आते हैं, आर्थिक तत्व। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य काम तत्वों से संबंध रखने वाले भोजन, वस्त्र, आवास आदि की आवश्यकताएं एकांकी रूप से पूरा नहीं कर सकता। यह अनेक व्यक्तियों के सहयोग से तभी पूर्ण हो सकती है जब उन्हें पूरा करने के लिए समाज में अन्न उत्पन्न करने वाले किसानों, मकान बनाने वाले मिस्त्रियों, ये जो बीच में आपके स्त्रियां लिखा हुआ है, ये स्त्रियां नहीं है, मिस्त्री है। जो काम करने वाले मिस्त्री होते हैं वो मिस्त्री, कारीगर, कपड़ा बुनने वाले जुल्हा आदि की विशेष आर्थिक श्रेणियां बनकर समाज के लिए इस प्रकार का श्रम विभाजन बड़ा महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न भागों में कार्यों का बंटवारा हो जाने से प्रत्येक व्यक्ति का विशेष कार्य को करना यही प्लेटो का कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। अर्थात प्लेटो कहता है कि समाज में विभिन्न भागों में कार्यों के बंटवारे को लेकर विभिन्न वर्ग बने हुए हैं। जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट है वो वही कार्य करे, दूसरे के कार्य में इंटरफेरेंस नहीं करे। ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसको प्लेटो कहता है कि यह विशेष कार्य का सिद्धांत कहलाता है, अर्थात कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। तो पहली बात यह हुई, आदर्श राज्य के निर्माण में आर्थिक तत्व की बहुत भूमिका होती है। दूसरा जो तत्व है इसका सैनिक तत्व है। राज्य के विस्तार के लिए हमें महत्वाकांक्षी होना पड़ेगा और युद्ध भी, अन्य जो राज्य हैं उनसे युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए राज्य को उपलब्ध कराना और उसे अपने अधिकार में बनाए रखना, राज्य की रक्षा के लिए वीर सैनिकों की आवश्यकता होती है। विशेषकरण के नियम के अनुसार इस कार्य को करने वाले योद्धाओं का एक विशेष वर्ग होना चाहिए। अर्थात प्लेटो कह रहा है कि आत्मा के गुणों में साहस, उत्साह या शौर्य के साथ जो साम्य रखता है, मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसमें अपने को सुसंस्कृत और परिमार्जित बनाने की कुछ आकांक्षाएं होती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए अधिक जनसंख्या और प्रदेश की आवश्यकता होती है और ये प्रदेश युद्ध द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात हम ये कहें कि आदर्श राज्य की प्राप्ति का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हो गया सैनिक तत्व, जिसमें आत्मा का गुण जो होता है वो साहस होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व बताया है आदर्श राज्य की प्राप्ति का प्लेटो ने, दार्शनिक तत्व। इसका संबंध आत्मा के विवेक नामक गुण से है। प्लेटो के अनुसार सैनिक राज्य का रक्षक होता है। संरक्षक ज्ञान और विवेक द्वारा शत्रु और मित्र भेद करके उनके साथ योग्य व्यवहार करता है। इसलिए राज्य के रक्षक में विभिन्न होना चाहिए, सैनिक में यह गुण पाया जाता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि दार्शनिक तत्व जो आदर्श राज्य का है उसके अंदर विवेक नामक सद्गुण की प्रधानता होती है। आदर्श राज्य में प्लेटो के अनुसार 3 महत्वपूर्ण वर्ग बताए हैं। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें 3 वर्ग हैं। सबसे पहले आएगा आपका शासक वर्ग, जिसके आत्मा का गुण होता है विवेक। दूसरा आपका आएगा सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग में साहस नामक तत्व की या सद्गुण की प्रधानता होती है। और तीसरा आता है आपका उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक पहला आपका हुआ शासक वर्ग। शासक वर्ग के अंदर विवेक नाम सद्गुण की प्रधानता होती है, विवेक, ठीक है। दूसरा जो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का जो वर्ग होगा वो होगा सैनिक वर्ग। इस सैनिक वर्ग के अंदर प्लेटो की आत्मा के गुण के अनुसार साहस नामक सद्गुण की प्रधानता होती है।
तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्ग है प्लेटो के अनुसार, उसको हम कहते हैं उत्पादक वर्ग। इस उत्पादक वर्ग में प्लेटो की आत्मा के अनुसार भूख या तृष्णा, जो कि हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत में पहले हमने पढ़ा था, उस गुण की प्रधानता होती है। तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य को केवल 3 वर्गों में बांटता है। कार्यरत श्रम विभाजन के आधार पर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का विभाजन 3 वर्गों में किया है। पहला वर्ग है संरक्षक वर्ग, जिसको हम शासक वर्ग कहते हैं। प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग में शासक और सैनिक दोनों आएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्ग है वो है प्लेटो का उत्पादक वर्ग। यह वर्ग वासना तत्व की पूर्ति करने वाला होता है, अर्थात इस गुण के अंदर जो सद्गुण पाया जाएगा वो भूख है। इसमें कृषक, कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी आदि आते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसके आगे आदर्श राज्य के कुछ मौलिक सिद्धांत दिए गए हैं, अर्थात एक आदर्श प्लेटो के आदर्श राज्य में किन किन सिद्धांतों का उल्लेख होगा या कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब जितने भी हमने सिद्धांत पढ़े हैं उन सभी सिद्धांतों को आदर्श राज्य में समाहित कर देंगे। जैसे पहला है न्याय सिद्धांत, दूसरा जो इसमें आएगा वो आएगा साम्यवाद, और तीसरा आएगा शिक्षा, और चौथा आएगा दार्शनिक राजा का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत को आपने पहले पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा अपन एक कोटेशन है, उस कोटेशन को देख लेते हैं। प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अर्थात राज्य का जो निर्माण हुआ है वो व्यक्तियों के द्वारा ही हुआ है, अर्थात व्यक्तियों के चरित्र के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ है। शिक्षा योजना हमने पहले देख चुके हैं, साम्यवाद के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे अब चूंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, प्लेटो के चिंतन का प्रमुख आधार जो मैंने बताया आपको, अध्ययन करने की प्रमुख इकाई है वो आदर्श राज्य की स्थापना करना है। इस आदर्श राज्य की प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में उल्लेख किया है। इस प्लेटो के जो आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं या उनके मौलिक सिद्धांतों में पहला हम न्याय सिद्धांत ले सकते हैं, उसके बाद शिक्षा सिद्धांत ले सकते हैं, नेक्स्ट तीसरा ले सकते हैं साम्यवादी सिद्धांत, और इसमें दार्शनिक राजा की परिकल्पना भी हम ऐड कर सकते हैं। अब प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ आलोचनाएं भी हमें नज़र आती हैं। जिस प्रकार से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में इन सिद्धांतों का उल्लेख किया है, उसने 3 प्रकार के तत्व बताए हैं, आर्थिक है, सैनिक है और दार्शनिक तत्व बताए हैं। इसमें कुछ आलोचनाएं इस प्रकार से हो सकती हैं। पहली जो आलोचना है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्लेटो ने जिस आधार पर व्यक्ति और राज्य की तुलना की है उसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन होता है। प्लेटो ने साव्य एकता का सिद्धांत दिया है। दूसरा जो है आदर्श राज्य में सामूहिकता पर बल दिया गया है, इसमें व्यक्तिगत या व्यक्ति की उपेक्षा की गई है। तीसरी बात है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करके समाज में समानता के बीज बो दिए, अर्थात प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, वो उत्पादक वर्ग के लिए नहीं रखी हैं, इससे समाज के अंदर असमानता होती है। दूसरी अगली जो इसकी आलोचना है, तत्कालीन दास प्रथा पर प्लेटो मौन रहता है। अगली जो आलोचना है, साम्यवादी व्यवस्था मानव को आदिम अवस्था में ले जाएगी। साम्यवादी अवस्था में प्लेटो कहता है कि वो संपत्ति और परिवार दोनों का त्याग करेगा, लेकिन परिवार और संपत्ति का त्याग करना वैराग्य भाव उत्पन्न करता है। ये मानव जीवन की प्रवृत्ति के खिलाफ है। उसमें जो परिवार विषयक साम्यवाद है उसमें प्लेटो कहता है कि एक पत्नी सभी की पत्नी होगी, अर्थात यूँ हम ये कहें कि सामूहिकता की जो चीज़ होती है, सबकी चीज़ होती है, उसकी कोई वैल्यूशन नहीं होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो वर्तमान युग में अप्रासंगिक है। जो आदर्श राज्य की अगली आलोचना के रूप में शिक्षा को पूर्णतया राज्य के नियंत्रण में रखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है।
मान लो कि उसमें एक कंपलसरी चीज़ है कि ये सैनिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है या आपको ये विषय पढ़ना ही होगा, ऐसा कंट्रोल राज्य द्वारा हो, तो क्या सभी बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होंगे? ऐसा नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णतया राज्य के नियंत्रण में शिक्षा का होना व्यक्ति से अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। अब हम इसके मूल्यांकन और निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। आदर्श राज्य यथार्थ से परे है, अर्थात प्लेटो ने जिस प्रकार से आदर्श की जो बात करी है, विचार जो दिया है, आदर्श का मतलब यहाँ ये प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो कल्पना पर आधारित है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि प्लेटो के जो सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत जो नैतिक सिद्धांत मानता है, साम्यवाद में वो परिवार और संपत्ति का त्याग चाहता है, शिक्षा योजना 50 साल तक चलाना चाहता है, इन सभी सिद्धांतों को मद्देनज़र रखते हुए हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो यथार्थ से परे है। पहली बात करते हैं, प्लेटो का आदर्श राज्य एक आध्यात्मिक निरंकुशवाद है। दूसरा है, प्लेटो के आदर्श राज्य की बहुत आलोचना की गई, लेकिन उसमें जो चिंतन और शाश्वत सत्य है उसे मानव नहीं भूल सकता। प्लेटो की राजनीति में आंशिक रूप से कल्पना जो करी गई है उसका समावेश है, लेकिन इसका आदर्श पक्ष आज भी शाश्वत है। अब यूँ कहें कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ प्लेटो के दर्शन में सही नज़र आती है, लेकिन ऐसा वास्तविक धरातल पर संभव नहीं है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसके अंदर हम ये कहना चाहें कि प्लेटो ने जिस प्रकार से आदर्श राज्य की कल्पना करी है, वो आदर्श राज्य इस भौतिकवादी युग में संभव नहीं है। तो आप इसके निष्कर्ष रूप से ये लिख सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, आदर्श के रूप में बहुत अच्छा प्रतिमान स्थापित करता है, लेकिन इसको अगर हम इस भौतिक युग में लाना चाहें या लागू करना चाहें तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो केवल कल्पना मात्र है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे।